नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने देश भर की नींद उड़ाकर रख दी है। यहां पर जो निकले लोग यहां से मरकज से, वो सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे और उसके बाद सभी में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग चिंतित है, देश चिंतित है, प्रशासन चिंतित है, राज्य सरकारें चिंतित है कि कौन कौन लोग हैं जो इस मरकज में शामिल होने के बाद उनके राज्यों में वापस लौटे हैं। उन सभी की गिनती की जा रही है, उन सभी को ढूंढा जा रहा है और इसके साथ जो मौलाना साद हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये मरकज क्या होता है और यहां पर कौन सा काम होता है जिसके लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वायरस का दंश झेल रही है, इसी बीच दिल्ली के तबलीगी मरकज मामले ने केंद्र सरकार से लेकर कई राज्यों की नींद उड़ाकर रख दी है। उधर तबलीगी मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर आईपीसी की धारा 269, 270, 271, 120 बी के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सरकारी आदेश नहीं मानने के मामले में सख्ती से पेश आते हुए यह मामला दर्ज किया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित एक मरकज के आमतौर पर काफी लोग रहते हैं। तबलीगी जमात से जुड़े दिल्ली और आसपास के लोग यहां आते रहते हैं। हर जुमेरात को यहां एक तरह की बैठक होती है जिसमें लोग एक साथ बैठकर धर्म की बातें करते हैं। तबलीगी जमात का मतलब एक ग्रुप की जमात होता है और तबलीगी मरकज का मतलब इस्लाम की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने का केंद्र है। मेवात के मौलाना इलियास ने मरकज की स्थापना की थी। मरकज को बनाने के पीछे देश भर के अनपढ़ मुसलमानों में शिक्षित जागरूक कर उन्हें नेक काम में लगाना था। इससे मरकज दुनिया भर में प्रसिद्ध होने लगा। यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं। इनकी एक जमात 3 से लेकर 40 दिन की होती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सरकार की पाबंदी के बावजूद मरकज में जमाती ठहरे हुए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि आमजन को कोरोना वायरस से बचाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है। इस दौरान किसी को घर से बाहर नहीं निकलने की मनाही है, लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज के इस कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस मरकज में मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, किर्गिस्तान के प्रतिनिधियों ने 1 से 15 मार्च तक तबलीगे ए जमात में हिस्सा लिया था। इस पूरी लापरवाही के लिए जिम्मेदार मौलाना साद का पूरा नाम मौलाना मोहम्मद साद कंधवाली है। वो भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंधवाली के परपोते हैं। मौलाना साद खुद को तबलीगी जमात का सर्वोसर मानते हैं और साल 2017 में मौलाना साद का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दारुल उमुल देवबंद ने तबलीगी जमात से जुड़े मुसलमानों को फतवा जारी कर कहा था कि साद कुरान और सुन्ना की गलत व्याख्या करते थे और वे फतवा भोपाल में साद के एक भाषण के बाद जारी किया गया था। साद का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कोरोना की परवाह न करते हुए लोगों से मरकज से जुटने की अपील भी कर रहे हैं। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों में फरिश्तों को नाजिल करेंगे। आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि निजामुद्दीन के आमली मरकज के 36 घंटों का सघन अभियान चलाकर पूरी बिल्डिंग को खाली कर लिया गया। इस इमारत में कुल 2361 लोग निकले। इसमें कई लोगों को अस्पताल में क्वारंटाइन कर रखा है। तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए 93 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी 157 लोग आए थे उसमें से 95% लोग ट्रेस हो गए हैं। जो 10 से 12 लोग ट्रेस होने के लिए रह गए हैं वो भी आज शाम तक ट्रेस कर ली जाएगी। देखिए, इन पर कार्रवाई जो मैंने जैसा बताया कि इनको ट्रैक करके हर हालत में इनका पूरा जो है सिम्टम्स अगर है तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराया जाएगा। सिम्टम्स नहीं भी है तो जो स्थानीय स्तर पर मेडिकल की आवश्यकता है, ब्लड टेस्ट की आवश्यकता है, वो कराकर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना वायरस फैलने से ये जमात देश भर में सुर्खियां बनी हुई है। लॉकडाउन के बावजूद यहां 2000 से ज्यादा लोगों का ठहरना जमात की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को पहचाना जाए, कौन कौन इस मरकज से लौटा था, कहां कहां गया, उनका रूट चार्ट क्या रहा, ताकि ये जो इजाफा लगातार होता जा रहा है कोरोना संदिग्धों का, इस इजाफे को, इस बढ़ती हुई संख्या को रोका जा सके। जयपुर से हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र जी, लगातार इजाफा होता जा रहा है, इन लोगों से ये लगातार पूछा जा रहा है कि कहां कहां ये गए, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जानकारी सामने आती जा रही है, आंकड़ा बढ़ता हुआ सामने आ रहा है, लोग छिपा रखे हैं और अभी तक असली आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। हो सकता है 2100 नहीं, इससे ज्यादा बढ़कर यह सामने आंकड़ा है, क्योंकि 2100 अभी का आंकड़ा है, इससे पहले कई लोग यहां आकर जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई मुल्कों के जो लोग हैं वो देश में कई जगह जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एडवाइजरी और ऑर्डर जारी करना पड़ा है कि ये जहां जिस जगह पे भी है उनको निकालिए देश के बाहर, उठाइए और निकालिए देश के बाहर। तो ये मुझे लगता है काफी सख्त। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट से कुछ फोटोग्राफ्स भी आए हैं कि अजीत डोभाल पहले ही समझाने की कोशिश की, लेकिन जो मौलाना साद है वो अपने अड़ियल रुख के कारण मुझे लगता है कि ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति। देखे, दुनिया का कोई भी मुल्क किसी की भी आस्था पर चोट नहीं करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, और भारत जैसे निरपेक्ष देश में तो ये सब कुछ बहुत ही बड़ी बात है। कोई किसी को तकलीफ देना ही नहीं चाहता है कि आप मस्जिद जा रहे हैं, कि आप गुरुद्वारा जा रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, कि आप मंदिर जा रहे हैं, आप किसको पूज रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। लेकिन जब ऐसे हालात बने कि दुनिया में महामारी का रूप ये ले चुका हो और ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर जब जरूरी हो, तो मुझे लगता है कि सब चीजें, कोई अल्लाह हो, चाहे कुरान हो, या गुरु ग्रंथ साहब हो, या फिर आपके कुरान, बाइबल, गीता, सब एक ही बात कहते हैं कि आपको समाज कौम की हिफाजत के लिए सब कुछ होती हैं। हम किसके लिए, आप अगर दुआ भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कौम की हिफाजत के लिए करते हैं। जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, अभी मैं एक ऑडियो उनका जनाब का सुन रहा था, उसमें कह रहे थे ना हम डॉक्टरों की मानेंगे ना सरकार की मानेंगे। बड़ा अजीब और अड़ियल मुझे लगता है कि रवैया है, और इसी की वजह से आज देश के अंदर स्थितियां बनी हुई हैं। आंकड़ा हम स्क्रीन पे जन टीवी के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। अभी मेडिकल एंड हेल्थ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक आंकड़े भी जारी किए कि 386 पेशेंट पिछले 24 घंटे में है, जिसमें से 164 तो सीधे निजामुद्दीन बिल्डिंग के इस फंक्शन से जुड़े हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये छूत की बीमारी की तरह फैल रहा है। सांस लेने से, थूकने से, आपके एयर कनेक्टिविटी से जो ये आ रहा है, इसमें कहा यह जाता है कि जो संक्रमण है ये 10 फीट तक भी, माफ करिएगा, वहां तक भी ये ट्रेवल कर लेता है। जो इसके वायरस है, अगर कोई छींकता है, थूकता है, खांसता है, किसी को छूने से, ये जो तमाम चीजें हैं, तो इतना समझ से बाहर है कि ये सब चीजें किस जमाने की बात की जा रही हैं और किस तरह की स्थितियां देश में पैदा करना चाहते हैं। ये अभी बड़ी अजीब बात है कि लोगों को अब ये लगने लग गया है कि साहब इस कौम के खिलाफत कर रही है मीडिया वाले लोग भी। मीडिया केवल आपको आईना बन करके एक आपको सच्चाई दिखा रहा है। नहीं सुधरोगे तो आप एक कौम की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, उस कौम को आप लेकर के गर्त में लेकर के जा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेंगे। आप केवल अपनी एक सल्तनत कायम करने के लिए, अपना एक दबदबा कायम करने के लिए दूसरों लोगों को आप गुमराह और कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, अल्लाह का हुक्म है कि आपको ऐसा करना होगा। ये कहां की बात है? समझ से बाहर है। इस तरह की अगर चीजें कर रहे हैं, जब लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। देखिए, किसी भी देश के अंदर जो संविधान बना होता है, जिसे गवर्न करती है हमारी हुक्मरान, जिसे चलते हैं, वह सिर्फ एक ही बात जानती है, वो होता है संविधान। धर्म भी उसी में होते हैं, धर्म उससे ऊपर नहीं होते हैं। ऐसे तो कोई कहना शुरू कर देगा कि हमारी तो जातीय पंचायत चलती है, सब क्या होता है भारत का संविधान, हमारा तो अपना एक धर्म का अपना एक निजी मामला है। ये सब गलत बातें होती हैं। केवल ये राजनीतिक दलों के समझ में आनी चाहिए, सरकारों के समझ में आनी चाहिए। इतनी छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए कि दूसरे की सेहत, समाज, देश के साथ इस तरह के रवैया रख करके आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं। आज पूरा देश क्या देख रहा है? 19 राज्यों में ये लोग वापस लौट करके जा रहे हैं जो इस मरकज में जो थे, और वो जहां जा रहे हैं अभी काफी लोगों में से, जैसे मैंने आंकड़ा बताया आपको, 386 में से 164 तो सीधे निजामुद्दीन से जुड़े हुए हैं, और ज्यादातर लोग वो आ रहे हैं 386 में से किसी न किसी तरह से किसी के संपर्क में आए। तो अभी भी समझ में नहीं आ रही लोगों के कि 1700 के पार आंकड़ा जा रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। हम किसी भी तरह से 3rd स्टेज तक नहीं पहुंचे,
लगातार सरकारों की यह कोशिश थी, मीडिया, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, वह लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवा कर रहे हैं और इन लोगों के समझ में नहीं आ रही। प्रभात, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है ये तो। मुझे लगता है कि किस दुनिया के ख्याल आते हैं, ये जरा सोचने की बात है। उसमें दिल्ली में 24, तमिलनाडु में 50, उनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा केरल की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, इनमें जो मौतों का आंकड़ा है, जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की कोशिशें, अगर इस तरह की जो इनको बातें बताई गई थी कि आप इस तरह से इकट्ठा ना हो, खतरे हो सकते हैं, और यहां से जो वापस लौटे हैं लोग, उनकी अगर मौत हो रही है दूसरे राज्यों में, तो बात इन तक भी पहुंची होगी। उस बात को भी इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। पुलिस विभाग का वो जहां जो एसएचओ हैं, उन्होंने थाने में बुलाकर इनको समझाया था, तो इन्होंने कहा था कि हमें पुलिस अधिकारियों के नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात करेंगे, एसडीएम का नंबर दीजिए, डीएम का नंबर दीजिए, हम उनसे बात करें। तो वो बिल्कुल भी इस बात को नकार रहे थे कि वो इसकी कोई वजह हो सकते हैं, इसके ट्रांसमिशन की कोई वजह हो सकते हैं, इसको फैलाने के लिए कोई वजह हो सकती है, बिल्कुल मानने से इनकार करते हैं वो। देखिए, कई बातें इसके अंदर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलिए जो हुआ वो भी कोई बात नहीं है। अभी भी सरकार का प्रयास है कि भाई आप लोग एक जगह रहिए जहां सरकारी प्रयास है, आप उसमें क्वारंटाइन किया जा रहा है, आप उसमें रहिए, आपको होम आइसोलेट किया जा रहा है, आप उसमें रहिए। लेकिन समझ से बाहर है कि बताया नहीं जा रहा। राजस्थान के अलवर के मालाखेड़ा की बात है, 11 लोग मस्जिद में शरण लिए हुए बैठे हुए थे, और जब तहसीलदार और एसएचओ गए तो उन्होंने मना कर दिया। जब रिकॉर्ड पता लगा कि हाँ ये 11 लोग निजामुद्दीन से आए, अब उनकी सैंपलिंग हुई है। कितने लोग इस तरह से आ रहे हैं, और अभी भी ये नहीं है कि कभी कोई कहां से सफर करके निकल रहा है, कोई गुपचुप निकल करके जा रहा है। अरे अब तो कम से कम कोऑपरेट कर रहे हैं। जब आप में लक्षण सीधे आने लग गए कि आप पॉजिटिव पेशेंट बन करके और एक सब जगह घूम रहे हैं, क्यों इस समाज को, क्यों कौम को, क्यों इस जमात को भी कहूं, क्यों मुल्क को आप इस तरह की परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कल का जैसे वो वीडियो सब जगह एक वायरल हुआ, मालूम है कि कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति है, कहीं पे थूकना आपके लिए गुनाह है, आप वहां पे थूक रहे चलती बस में से। किसको जोखिम में डालना चाह रहे हैं आप? और फिर कहा जा रहा है कि साहब मीडिया कौम के खिलाफ हो रहा है, और पर्टिकुलर एक संप्रदाय के खिलाफ जो नहीं चाह रहे थे। कोरोना में भी हिंदू मुस्लिम घुसा दिया गया। कहां हिंदू मुस्लिम किसने घुसा दिया? देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है। यह समझ में सबके आनी चाहिए। जी योगेश जी, जो रजिस्टर वहां पर मिला है उसमें भी
जी, एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, लगातार वो आंकड़ा एक सही आंकड़ा निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको फैलने से रोका जा सके, लेकिन इस दरमियानी जितने भी हम स्टेजेस की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर बात करें राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी तरफ से जो कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी लापरवाही किसकी इस पूरे मामले में नजर आती है? यहां पर विदेशियों की इतनी बड़ी तादाद होती है और उसके बाद यहां से लोग निकलते भी हैं उस दरमियान जबकि लॉकडाउन है पूरे देश में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मरकज में जिन लोगों ने आयोजन किया उनकी भी लापरवाही, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो है जिनकी जिम्मेदारी है उनकी भी हम कम जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। वास्तव में उनकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। जब 800 लोग मैं इसमें देख रहा हूं कि इंडोनेशिया से आए हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये जो सारी चीजें हैं ये तो करीब 1.25 महीने से चल रही हैं कि विदेशियों पर नजर रखी जानी चाहिए, कौन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां ठहर रहा है, उनका रूट लाइन क्या है। अगर ये सब चीजें ध्यान नहीं है तो इतना बड़ा लवाजमा लेके क्यों बैठे हुए हैं? समझ से बाहर है। क्यों ध्यान नहीं आया आपके? कितने दिन से इंडोनेशिया के 800 लोग, श्रीलंका के, मलेशिया के, कितने जगह से आए हुए लोग हैं, वो कर क्या रहे थे यहाँ पे? इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप धार्मिक आयोजन के लिए आए हैं, पहले आते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है। लेकिन परिस्थितियां तो देखिए, इस समय दुनिया के कई मुल्कों ने कई दूसरे मुल्कों की यात्राओं को बिल्कुल एकदम सस्पेंड कर दिया, आने नहीं दे रहे लोगों को, और उसके बावजूद आप यहाँ किसी को भी पनाह दे रहे हो और आपको मालूम नहीं है। तो इस जिम्मेदारी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार भी नहीं बच सकती। उन्हें बताना चाहिए कितने दिन से क्या कर रहे थे वहां पे। मोटी पगार लेकर के लोग बैठते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सिर्फ इसी काम के लिए दिया जाता है, टैक्स पेयर्स का पैसा, कि आप पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में काम करेंगे। जो मौलाना साहब हैं वो तो दोषी हैं इस सारे काम के लिए, उनकी कमेटी जो भी बनी हुई है, मालूम होने के बावजूद भी इतना सब कुछ रहा, और जिन लोगों में लक्षण दिख रहे थे उनको बताया और नहीं गया कि इनमें कोरोना हो सकता है, एक बार जरा जांच करवा लीजिए। एसएचओ को कुछ समझा नहीं जा रहा, वो अपने एक स्टार्स लेके बैठा हुआ है, गवर्नमेंट की दी हुई नौकरी है, संविधान के माध्यम से उसकी नियुक्ति जो भी पैरामीटर उसके माध्यम से आया हुआ है, लेकिन कोई परवाही नहीं है। मुझे लगता है कि यह सब चीजें, देश में कानून का राज होना चाहिए। अगर हम इन पछड़ों में फंसते रहे कि बिल्कुल धर्म ऊपर चले गए तो ये सब वोट की राजनीति है, हमें इस देश को और गर्त में लेके चली जाएगी। और ये बात ठीक है, आपके सवाल का जवाब है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सरकार को देखना चाहिए था कितने दिन से ये लोग क्या कर रहे हैं। बल प्रयोग करना होता तो बल प्रयोग करना चाहिए था। आज क्या परिस्थितियां बन गई हैं, लोग देख रहे हैं कि एक एक दिन लॉकडाउन का निकल रहा है, शायद एक कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और केवल एक नेग्लिजेंसी की वजह से। क्या गुनाह उन लोगों के जो घरों में कैद हुए बैठे हैं इस वक्त, दूसरों की बेवकूफियों की वजह से। हम आए दिन सुनते हैं, लोग पूछते हैं मीडिया के माध्यम से फोन कर करके जी कि कब ये लॉकडाउन आउट होगा साहब, कब ये बच्चे स्कूल जा पाएंगे, कब हम नौकरी पे जाएंगे। कहना बहुत सहज है कि आप थोड़ी हिम्मत रखिए, 3 वीक का आप टाइम दीजिए, या फिर ये कहते हैं कि फैक्ट्रियों से मजदूरों को मत निकालिए। आप हालात तो देखिए। मजा आ रहा है किसी को, जो प्रेग्नेंट लेडी सड़क पे जा रही है 500-500 किलोमीटर, 2 दिन के बच्चे को लेकर के, कोई महिला अपनी डिलीवरी करा करके जा रही है, पैदल चल रही है चिलचिलाती धूप में, बच्चों को गोदी में ले लेकर के, बोझा लेकर के 80-80 किलो का लोग निकल करके जा रहे हैं। किसी को मजा आ रहा है? दूसरे लोगों की मूर्खता की वजह से हिंदुस्तान के हालात बने, और अगर अभी भी सरकार सख्त कदम नहीं उठाती है तो मुझे लगता है कि कोई माफ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, आपने योगेंद्र जी सही कहा। एक छोटी सी लापरवाही एक पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। किस तरह के बिगड़े हुए हालात हो सकते हैं, सोचना होगा प्रशासन को, सरकारों को और धार्मिक आयोजन करने वाले सभी धर्म के लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है, किस तरह की कमियां इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई हैं जिन पर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की लापरवाहियां जनहानि का कारण ना बने, लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित ना हो। धर्मवीर चंदेल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये बात हम उनसे करना चाहेंगे कि अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, अब तक जो लापरवाहियां सामने आई हैं, उन लापरवाहियों की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश कम की जाती, उन लापरवाहियों को थोड़ा कम किया जाता, तो क्या अचानक से ये जो पिछले 2-3 दिनों में आंकड़ा बढ़ा है वो नियमित तौर पर जो चल रहा है स्टेबल वही रह सकता था? अचानक से जो तेजी आई है उसमें कौन सी लापरवाहियां सामने आई हैं सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर?
हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, ये जो पूरा मामला दिल्ली का मरकज का सामने आया है, निजामुद्दीन में तबलीगी समाज का मरकज वहां पर था और इस आयोजन से धीरे धीरे जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, चौंकाने वाले निकल कर सामने आ रहे हैं, आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है? किस स्तर पर गलती हुई जिसकी वजह से अब अचानक से पूरे भागदौड़ हो गई है सरकार की और प्रशासन की? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार ने जब देश भर में लॉकडाउन किया, उस समय बताया गया था कि एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार के उस दिशा निर्देशों की अवहेलना की गई और एक ऐसी समस्या का जन्म हो गया जो देश के लिए कालांतर में बड़ी खतरनाक हो सकती है। उससे जो लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, उसमें से बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो लोग वहां गए थे वो ना सिर्फ इस देश के लोग थे बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी आए थे। जो लोग देश के विभिन्न हिस्सों से गए थे, अब वो अपने राज्यों में लौटने लगे हैं, तो उन्होंने वहां लौटकर जो बीमारी वो अपने साथ लाए उन्होंने वहां बांट दी। ऐसे में बड़ा संकट पैदा हो गया है कि उनको किस प्रकार आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दूसरे धर्मों के भी लोग अपने आस्था स्थलों पर एकत्रित हुए थे, लेकिन उन्होंने निर्धारित समयावधि में ही उस स्थान को छोड़ दिया। चाहे वो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो या दूसरे धर्मों के अन्य धार्मिक स्थल हो, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश देने के बाद भी लोगों का इस प्रकार एकत्रित होना, वहां पर खांसते रहने के दौरान भी तकरीरों का चलना निश्चित रूप से हमें चिंतित ही नहीं करता बल्कि पूरे देश को परेशान भी करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये परेशान करने वाली घटना है और ये जो भी आंकड़े सामने आए हैं ये चिंता का विषय है। हमारी छवि दुनिया के स्तर पर जो हमारी तैयारियां हैं उन पर भी ये अमल करने के लिए हमें मजबूर करती हैं। हमें ये देखना होगा कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसमें किस तरह की खामियां, किस स्तर पर खामियां रही हैं और उनमें क्या गौर किया जाना चाहिए था। एक छोटी सी खामी उन लोगों के लिए बड़ी जानलेवा साबित हो सकती है जो लोग अपने स्तर पर खुद को घर में कैद किए हुए हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसी और की लापरवाही से उनकी जान पर बनाती है तो ये सोचने वाली बात है। सामाजिक स्तर पर भी इस बात को सोचना होगा कि क्यों इस तरह के आयोजन, भीड़ इकट्ठा करने वाले आयोजन किए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को खतरा पैदा होता है, लोगों की जान पर बनाती है। बावजूद इसके लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, लोगों को समझाइश की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है। एक बहुत सरल रास्ता अपनाया जा रहा है लोगों से अपील करने का, उनसे सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन इसमें सहयोग करने के बजाय चीजों को छुपाया जाता है, गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं, गलत जानकारी दी जाती है, पूरी जानकारी नहीं दी जाती, अपील को नजरअंदाज किया जाता है, खतरे को नजरअंदाज किया जाता है और आखिरकार परिणाम इस तरह से बड़े आंकड़ों में सामने आता है। अचानक से जितनी भी तैयारियां थी वो सारी तैयारियां धरी की धरी नजर आती हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से इतने लंबे समय से जो तैयारियां की जा रही थी, जो अपील की जा रही थी, वो सब खतरे में पड़ती हुई नजर आती हैं। ताजा मामला दिल्ली का है जिसकी वजह से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि क्यों इस तरह के आयोजनों को गंभीरता से नहीं लिया गया, क्यों इस तरह के आयोजन की अनुमति दी गई, किस स्तर पर यह गलती हुई। क्या पुलिस प्रशासन को मालूम था? अगर मालूम था तो क्या कार्रवाई की गई? अगर नहीं मालूम था तो क्यों उनकी जानकारी में इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे और उनकी जानकारी में यह नहीं था? ये तब है जबकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग गंभीरता से इस पूरे मामले में सहयोग कर रहे हैं, सरकार का खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन यह भावना कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से इस भावना को खतरा पड़ता हुआ नजर आता है। जो लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं वो भी कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से खतरे में पड़ते हुए नजर आते हैं।
तो सरकार की अपील यही है कि अभी भी खतरा इतना भयानक हो जाए कि हमसे संभले ना संभले, उससे पहले जरूरी है कि अगर कोई लापरवाही कर रहा है, पुलिस को, प्रशासन को इसकी जानकारी दें, खुद लापरवाही ना करें, कोई आंकड़ा गलत ना दें, गलत जानकारी ना दें। सरकार आपसे सिर्फ सहयोग मांगती है ताकि देश सुरक्षित रहे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने देश भर की नींद उड़ाकर रख दी है। यहां पर जो निकले लोग यहां से मरकज से, वो सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे और उसके बाद सभी में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग चिंतित है, देश चिंतित है, प्रशासन चिंतित है, राज्य सरकारें चिंतित है कि कौन कौन लोग हैं जो इस मरकज में शामिल होने के बाद उनके राज्यों में वापस लौटे हैं। उन सभी की गिनती की जा रही है, उन सभी को ढूंढा जा रहा है और इसके साथ जो मौलाना साद हैं उन पर FIR दर्ज की गई है। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये मरकज क्या होता है और यहां पर कौन सा काम होता है जिसके लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वायरस का दंश झेल रही है, इसी बीच दिल्ली के तबलीगी मरकज मामले ने केंद्र सरकार से लेकर कई राज्यों की नींद उड़ाकर रख दी है। उधर तबलीगी मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर IPC की धारा 269, 270, 271, 120B के तहत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। पुलिस ने सरकारी आदेश नहीं मानने के मामले में सख्ती से पेश आते हुए यह मामला दर्ज किया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित एक मरकज के आमतौर पर काफी लोग रहते हैं। तबलीगी जमात से जुड़े दिल्ली और आसपास के लोग यहां आते रहते हैं। हर जुमेरात को यहां एक तरह की बैठक होती है जिसमें लोग एक साथ बैठकर धर्म की बातें करते हैं। तबलीगी जमात का मतलब एक ग्रुप की जमात होता है और तबलीगी मरकज का मतलब इस्लाम की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने का केंद्र है। मेवात के मौलाना इलियास ने मरकज की स्थापना की थी। मरकज को बनाने के पीछे देश भर के अनपढ़ मुसलमानों में शिक्षित जागरूक कर उन्हें नेक काम में लगाना था। इससे मरकज दुनिया भर में प्रसिद्ध होने लगा। यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं। इनकी एक जमात 3 से लेकर 40 दिन की होती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सरकार की पाबंदी के बावजूद मरकज में जमाती ठहरे हुए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि आमजन को कोरोना वायरस से बचाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है। इस दौरान किसी को घर से बाहर नहीं निकलने की मनाही है, लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज के इस कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस मरकज में मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, किर्गिस्तान के प्रतिनिधियों ने 1 से 15 मार्च तक तबलीगे जमात में हिस्सा लिया था। इस पूरी लापरवाही के लिए जिम्मेदार मौलाना साद का पूरा नाम मौलाना मोहम्मद साद कंधवाली है। वो भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंधवाली के परपोते हैं। मौलाना साद खुद को तबलीगी जमात का सर्वोसर मानते हैं और साल 2017 में मौलाना साद का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दारुल उमुल देवबंद ने तबलीगी जमात से जुड़े मुसलमानों को फतवा जारी कर कहा था कि साद कुरान और सुन्ना की गलत व्याख्या करते थे और वे फतवा भोपाल में साद के एक भाषण के बाद जारी किया गया था। साद का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कोरोना की परवाह न करते हुए लोगों से मरकज से जुटने की अपील भी कर रहे हैं। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों पर फरिश्तों को नाजिल करेंगे। आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि निजामुद्दीन के आमली मरकज के 36 घंटों का सघन अभियान चलाकर पूरी बिल्डिंग को खाली कर लिया गया। इस इमारत में कुल 2361 लोग निकले। इसमें कई लोगों को अस्पताल में क्वारंटाइन कर रखा है। तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए 93 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी 157 लोग आए थे उसमें से 95% लोग ट्रेस हो गए हैं।
जो 10 से 12 लोग ट्रेस होने के लिए रह गए हैं वो भी आज शाम तक ट्रेस कर ली जाएगी। देखिए, इन पर कार्रवाई जो मैंने जैसा बताया कि इनको ट्रैक करके हर हालत में इनका पूरा जो है सिम्टम्स अगर है तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, सिम्टम्स नहीं भी है तो जो स्थानीय स्तर पर मेडिकल की आवश्यकता है, ब्लड टेस्ट की आवश्यकता है, वो कराकर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना वायरस फैलने से ये जमात देश भर में सुर्खियां बनी हुई है। लॉकडाउन के बावजूद यहां 2000 से ज्यादा लोगों का ठहरना जमात की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को पहचाना जाए, कौन कौन इस मरकज से लौटा था, कहां कहां गया, उनका रूट चार्ट क्या रहा, ताकि ये जो इजाफा लगातार होता जा रहा है कोरोना संदिग्धों का, इस इजाफे को, इस बढ़ती हुई संख्या को रोका जा सके। जयपुर से हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र जी, लगातार इजाफा होता जा रहा है, इन लोगों से ये लगातार पूछा जा रहा है कि कहां कहां ये गए, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जानकारी सामने आती जा रही है, आंकड़ा बढ़ता हुआ सामने आ रहा है, लोग छिपा रहे हैं और अभी तक असली आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। हो सकता है 2100 नहीं, इससे ज्यादा बढ़कर यह सामने आंकड़ा है, क्योंकि 2100 अभी का आंकड़ा है, इससे पहले कई लोग यहां आकर जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई मुल्कों के जो लोग हैं वो देश में कई जगह जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एडवाइजरी और ऑर्डर जारी करना पड़ा है कि ये जहां जिस जगह पे भी है उनको निकालिए देश के बाहर, उठाइए और निकालिए देश के बाहर। तो ये मुझे लगता है काफी सख्त। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट से कुछ फोटोग्राफ्स भी आए हैं कि अजीत डोभाल पहले ही समझाने की कोशिश की, लेकिन जो मौलाना साद है वो अपने अड़ियल रुख के कारण मुझे लगता है कि ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति। देखे, दुनिया का कोई भी मुल्क किसी की भी आस्था पर चोट नहीं करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, और भारत जैसे निरपेक्ष देश में तो ये सब कुछ बहुत ही बड़ी बात है। कोई किसी को तकलीफ देना ही नहीं चाहता है कि आप मस्जिद जा रहे हैं, कि आप गुरुद्वारा जा रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, कि आप मंदिर जा रहे हैं, आप किसको पूज रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। लेकिन जब ऐसे हालात बने कि दुनिया में महामारी का रूप ये ले चुका हो और ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर जब जरूरी हो, तो मुझे लगता है कि सब चीजें, कोई अल्लाह हो, चाहे कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहब हो या फिर आपके कुरान, बाइबल, गीता, सब एक ही बात कहते हैं कि आपको समाज, कौम की हिफाजत के लिए सब कुछ होती हैं। हम किसके लिए, आप अगर दुआ भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कौम की हिफाजत के लिए करते हैं। जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, अभी मैं एक ऑडियो उनका जनाब का सुन रहा था, उसमें कह रहे थे ना हम डॉक्टरों की मानेंगे ना सरकार की मानेंगे। बड़ा अजीब और अड़ियल मुझे लगता है कि रवैया है, और इसी की वजह से आज देश के अंदर स्थितियां बनी हुई हैं। आंकड़ा हम स्क्रीन पे जन टीवी के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। अभी मेडिकल एंड हेल्थ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक आंकड़े भी जारी किए कि 386 पेशेंट पिछले 24 घंटे में है, जिसमें से 164 तो सीधे निजामुद्दीन बिल्डिंग के इस फंक्शन से जुड़े हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये छूत की बीमारी की तरह फैल रहा है। सांस लेने से, थूकने से, आपके एयर कनेक्टिविटी से जो ये आ रहा है, इसमें कहा यह जाता है कि जो संक्रमण है ये 10 फीट तक भी, माफ करिएगा, वहां तक भी ये ट्रेवल कर लेता है। जो इसके वायरस है, अगर कोई छींकता है, थूकता है, खांसता है, किसी को छूने से, ये जो तमाम चीजें हैं, तो इतना समझ से बाहर है कि ये सब चीजें किस जमाने की बात की जा रही हैं और किस तरह की स्थितियां देश में पैदा करना चाहते हैं। ये अभी बड़ी अजीब बात है कि लोगों को अब ये लगने लग गया है कि साहब इस कौम के खिलाफत कर रही है मीडिया वाले लोग भी। मीडिया केवल आपको आईना बन करके एक आपको सच्चाई दिखा रहा है। नहीं सुधरोगे तो आप एक कौम की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, उस कौम को आप लेकर के गर्त में लेकर के जा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेंगे। आप केवल अपनी एक सल्तनत कायम करने के लिए, अपना एक दबदबा कायम करने के लिए दूसरों लोगों को आप गुमराह और कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, अल्लाह का हुक्म है कि आपको ऐसा करना होगा। ये कहां की बात है, समझ से बाहर है। इस तरह की अगर चीजें कर रहे हैं, जब लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। देखिए, किसी भी देश के अंदर जो संविधान बना होता है, जिसे गवर्न करती हैं हमारी हुक्मरान, जिसे चलते हैं, वह सिर्फ एक ही बात जानती है, वो होता है संविधान। धर्म भी उसी में होते हैं, धर्म उससे ऊपर नहीं होते हैं। ऐसे तो कोई कहना शुरू कर देगा कि हमारी तो जातीय पंचायत चलती है, सब क्या होता है भारत का संविधान, हमारा तो अपना एक धर्म का अपना एक निजी मामला है। ये सब गलत बातें होती हैं। केवल
ये राजनीतिक दलों के समझ में आनी चाहिए, सरकारों के समझ में आनी चाहिए। इतनी छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए कि दूसरे की सेहत, समाज, देश के साथ इस तरह के रवैया रख करके आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं। आज पूरा देश क्या देख रहा है, 19 राज्यों में ये लोग वापस लौट करके जा रहे हैं जो इस मरकज में जो थे, और वो जहां जा रहे हैं अभी काफी लोगों में से, जैसे मैंने आंकड़ा बताया आपको, 386 में से 164 तो सीधे निजामुद्दीन से जुड़े हुए हैं, और ज्यादातर लोग वो आ रहे हैं 386 में से किसी न किसी तरह से किसी के संपर्क में आए। तो अभी भी समझ में नहीं आ रही लोगों के कि 1700 के पार आंकड़ा जा रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है, किसी भी तरह से थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचे। लगातार सरकारों की ये कोशिश थी, मीडिया, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, वह लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवा कर रहे हैं, और इन लोगों के समझ में नहीं आ रही। प्रभात, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है ये। तो मुझे लगता है कि किस दुनिया के ख्याल आते हैं, ये जरा सोचने की बात है। उसमें दिल्ली में 24, तमिलनाडु में 50, उनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा केरल की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, इनमें जो मौतों का आंकड़ा है, जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की कोशिशें, अगर इस तरह की जो इनको बातें बताई गई थी कि आप इस तरह से इकट्ठा ना हो, खतरे हो सकते हैं, और यहां से जो वापस लौटे हैं लोग, उनकी अगर मौत हो रही है दूसरे राज्यों में, तो बात इन तक भी पहुंची होगी। उस बात को भी इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। पुलिस विभाग का वो जो एसएचओ हैं, उन्होंने थाने में बुलाकर इनको समझाया था, तो इन्होंने कहा था कि हमें पुलिस अधिकारियों के नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात करेंगे, एसडीएम का नंबर दीजिए, डीएम का नंबर दीजिए, हम उनसे बात करें। तो वो बिल्कुल भी इस बात को नकार रहे थे कि वो इसकी कोई वजह हो सकते हैं, इसके ट्रांसमिशन की कोई वजह हो सकते हैं, इसको फैलाने के लिए कोई वजह हो सकते हैं, बिल्कुल मानने से इनकार करते हैं वो। देखिए, कई बातें इसके अंदर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलिए जो हुआ वो भी कोई बात नहीं है। अभी भी सरकार का प्रयास है कि भाई आप लोग एक जगह रहिए जहां सरकारी प्रयास है, आप उसमें क्वारंटाइन किया जा रहा है, आप उसमें रहिए, आपको होम आइसोलेट किया जा रहा है, आप उसमें रहिए, लेकिन समझ से बाहर है कि बताया नहीं जा रहा। राजस्थान के अलवर के मालाखेड़ा की बात है, 11 लोग मस्जिद में शरण लिए हुए बैठे हुए थे, और जब तहसीलदार और एसएचओ गए तो उन्होंने मना कर दिया। जब रिकॉर्ड पता लगा कि हाँ ये 11 लोग निजामुद्दीन से आए, अब उनकी सैंपलिंग हुई है। कितने लोग इस तरह से आ रहे हैं, और अभी भी ये नहीं है कि कभी कोई कहां से सफर करके निकल रहा है, कोई गुपचुप निकल करके जा रहा है। अरे अब तो कम से कम कोऑपरेट कर रहे हैं। जब आप में लक्षण सीधे आने लग गए कि आप पॉजिटिव पेशेंट बनकर के और एक सब जगह घूम रहे हैं, क्यों इस समाज को, क्यों कौम को, क्यों इस जमात को भी कहूं, क्यों मुल्क को आप इस तरह की परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कल का जैसे वो वीडियो सब जगह एक वायरल हुआ, मालूम है कि कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति है, कहीं पे थूकना आपके लिए गुनाह है, आप वहां पे थूक रहे चलती बस में से। किसको जोखिम में डालना चाह रहे हैं आप? और फिर कहा जा रहा है कि साहब मीडिया कौम के खिलाफ हो रहा है, और पर्टिकुलर एक संप्रदाय के खिलाफ जो नहीं चाह रहे थे कोरोना में भी हिंदू मुस्लिम घुसा दिया गया। कहां हिंदू मुस्लिम किसने घुसा दिया? देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये समझ में सबके आनी चाहिए। जी योगेश जी, जो रजिस्टर वहां पर मिला है उसमें भी
जी, एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, लगातार वो आंकड़ा एक सही आंकड़ा निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको फैलने से रोका जा सके, लेकिन इस दरमियानी जितने भी हम स्टेजेस की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर बात करें राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी तरफ से जो कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी लापरवाही किसकी इस पूरे मामले में नजर आती है? यहां पर विदेशियों की इतनी बड़ी तादाद होती है और उसके बाद यहां से लोग निकलते भी हैं उस दरमियान जबकि लॉकडाउन है पूरे देश में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मरकज में जिन लोगों ने आयोजन किया उनकी भी लापरवाही, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो है जिनकी जिम्मेदारी है उनकी भी हम कम जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। वास्तव में उनकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। जब 800 लोग मैं इसमें देख रहा हूं कि इंडोनेशिया से आए हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये जो सारी चीजें हैं ये तो करीब 1.25 महीने से चल रही हैं कि विदेशियों पे नजर रखी जानी चाहिए, कौन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां ठहर रहा है, उनका रूट लाइन क्या है। अगर ये सब चीजें ध्यान नहीं है तो इतना बड़ा लवाजमा लेके क्यों बैठे हुए हैं? समझ से बाहर है। क्यों ध्यान नहीं आया आपके? कितने दिन से इंडोनेशिया के 800 लोग, श्रीलंका के, मलेशिया के, कितने जगह से आए हुए लोग हैं, वो कर क्या रहे थे यहाँ पे? इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप धार्मिक आयोजन के लिए आए हैं, पहले आते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है। लेकिन परिस्थितियां तो देखिए, इस समय दुनिया के कई मुल्कों ने कई दूसरे मुल्कों की यात्राओं को बिल्कुल एकदम सस्पेंड कर दिया, आने नहीं दे रहे लोगों को, और उसके बावजूद आप यहाँ किसी को भी पनाह दे रहे हो और आपको मालूम नहीं है। तो इस जिम्मेदारी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार भी नहीं बच सकती। उन्हें बताना चाहिए कितने दिन से क्या कर रहे थे वहां पे। मोटी पगार लेकर के लोग बैठते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सिर्फ इसी काम के लिए दिया जाता है, टैक्स पेयर्स का पैसा, कि आप पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में काम करेंगे। जो मौलाना साहब हैं वो तो दोषी हैं ही इस सारे काम के लिए, उनकी कमेटी जो भी बनी हुई है, मालूम होने के बावजूद भी इतना सब कुछ रहा, और जिन लोगों में लक्षण दिख रहे थे उनको बताया और नहीं गया कि इनमें कोरोना हो सकता है, एक बार जरा जांच करवा लीजिए। एसएचओ को कुछ समझा नहीं जा रहा, वो अपने एक स्टार्स लेके बैठा हुआ है, गवर्नमेंट की दी हुई नौकरी है, संविधान के माध्यम से उसकी नियुक्ति जो भी पैरामीटर उसके माध्यम से आया हुआ है, लेकिन कोई परवाही नहीं है। मुझे लगता है कि यह सब चीजें, देश में कानून का राज होना चाहिए। अगर हम इन पछड़ों में फंसते रहे कि बिल्कुल धर्म ऊपर चले गए तो ये सब वोट की राजनीति है, हमें इस देश को और गर्त में लेके चली जाएगी। और ये बात ठीक है, आपके सवाल का जवाब है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सरकार को देखना चाहिए था कितने दिन से ये लोग क्या कर रहे हैं। बल प्रयोग करना होता तो बल प्रयोग करना चाहिए था। आज क्या परिस्थितियां बन गई हैं, लोग देख रहे हैं कि एक एक दिन लॉकडाउन का निकल रहा है, शायद एक कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और केवल एक नेग्लिजेंसी की वजह से। क्या गुनाह उन लोगों का जो घरों में कैद हुए बैठे हैं इस वक्त दूसरों की बेवकूफियों की वजह से? हम आए दिन सुनते हैं, लोग पूछते हैं मीडिया के माध्यम से फोन कर करके जी कि कब ये लॉकडाउन आउट होगा साहब, कब ये बच्चे स्कूल जा पाएंगे, कब हम नौकरी पे जाएंगे। कहना बहुत सहज है कि आप थोड़ी हिम्मत रखिए, 3 वीक का आप टाइम दीजिए, या फिर ये कहते हैं कि फैक्ट्रियों से मजदूरों को मत निकालिए। आप हालात तो देखिए। मजा आ रहा है किसी को जो प्रेग्नेंट लेडी सड़क पे जा रही है 500-500 किलोमीटर, 2 दिन के बच्चे को लेकर के, कोई महिला अपनी डिलीवरी करा करके जा रही है, पैदल चल रही है चिलचिलाती धूप में, बच्चों को गोदी में ले लेकर के, बोझा लेकर के 80-80 किलो का लोग निकल करके जा रहे हैं। किसी को मजा आ रहा है? दूसरे लोगों की मूर्खता की वजह से हिंदुस्तान के हालात बने, और अगर अभी भी सरकार सख्त कदम नहीं उठाती है तो मुझे लगता है कि कोई माफ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, आपने योगेंद्र जी सही कहा। एक छोटी सी लापरवाही एक पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। किस तरह के बिगड़े हुए हालात हो सकते हैं, सोचना होगा प्रशासन को, सरकारों को और धार्मिक आयोजन करने वाले सभी धर्म के लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है, किस तरह की कमियां इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई हैं जिन पर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की लापरवाहियां जनहानि का कारण ना बने, लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित ना हो। धर्मवीर चंदेल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये बात हम उनसे करना चाहेंगे कि अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, अब तक जो लापरवाहियां सामने आई हैं, उन लापरवाहियों की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश कम की जाती, उन लापरवाहियों को थोड़ा कम किया जाता, तो क्या अचानक से ये जो पिछले 2-3 दिनों में आंकड़ा बढ़ा है वो नियमित तौर पर जो चल रहा है स्टेबल वही रह सकता था? अचानक से जो तेजी आई है उसमें कौन सी लापरवाहियां सामने आई हैं सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर?
हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, ये जो पूरा मामला दिल्ली का मरकज का सामने आया है, निजामुद्दीन में तबलीगी समाज का मरकज वहां पर था और इस आयोजन से धीरे धीरे जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, चौंकाने वाले निकल कर सामने आ रहे हैं। आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है, किस स्तर पर गलती हुई जिसकी वजह से अब अचानक से पूरे भागदौड़ हो गई है सरकार की और प्रशासन की? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार ने जब देश भर में लॉकडाउन किया उस समय बताया गया था कि एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार के उस दिशा निर्देशों की अवहेलना की गई और एक ऐसी समस्या का जन्म हो गया जो देश के लिए कालांतर में बड़ी खतरनाक हो सकती है। उससे जो लोग यहाँ एकत्रित हुए थे उसमें से बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो लोग वहां गए थे वो ना सिर्फ इस देश के लोग थे बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी आए थे। जो लोग देश के विभिन्न हिस्सों से गए थे अब वो अपने राज्यों में लौटने लगे हैं, तो उन्होंने वहां लौटकर जो बीमारी वो अपने साथ लाए उन्होंने वहां बांट दी। ऐसे में बड़ा संकट पैदा हो गया है कि उनको किस प्रकार आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दूसरे धर्मों के भी लोग अपने आस्था स्थलों पर एकत्रित हुए थे, लेकिन उन्होंने निर्धारित समयावधि में ही उस स्थान को छोड़ दिया। चाहे वो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो या दूसरे धर्मों के अन्य धार्मिक स्थल हो, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश देने के बाद भी लोगों का इस प्रकार एकत्रित होना, वहां पर खांसते रहने के दौरान भी तकरीरों का चलना निश्चित रूप से हमें चिंतित ही नहीं करता बल्कि पूरे देश को परेशान भी करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये परेशान करने वाली घटना है और ये जो भी आंकड़े सामने आए हैं ये चिंता का विषय है। हमारी छवि दुनिया के स्तर पर जो हमारी तैयारियां हैं उन पर भी ये अमल करने के लिए हमें मजबूर करती हैं। हमें यह देखना होगा कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसमें किस तरह की खामियां, किस स्तर पर खामियां रही हैं और उनमें क्या गौर किया जाना चाहिए था। एक छोटी सी खामी उन लोगों के लिए बड़ी जानलेवा साबित हो सकती है जो लोग अपने स्तर पर खुद को घर में कैद किए हुए हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसी और की लापरवाही से उनकी जान पर बनाती है तो ये सोचने वाली बात है। सामाजिक स्तर पर भी इस बात को सोचना होगा कि क्यों इस तरह के आयोजन, भीड़ इकट्ठा करने वाले आयोजन किए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को खतरा पैदा होता है, लोगों की जान पर बनाती है। बावजूद इसके लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, लोगों को समझाइश की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है। एक बहुत सरल रास्ता अपनाया जा रहा है लोगों से अपील करने का, उनसे सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन इसमें सहयोग करने के बजाय चीजों को छुपाया जाता है, गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं, गलत जानकारी दी जाती है, पूरी जानकारी नहीं दी जाती, अपील को नजरअंदाज किया जाता है, खतरे को नजरअंदाज किया जाता है और आखिरकार परिणाम इस तरह से बड़े आंकड़ों में सामने आता है। अचानक से जितनी भी तैयारियां थी वो सारी तैयारियां धरी की धरी नजर आती हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से इतने लंबे समय से जो तैयारियां की जा रही थी, जो अपील की जा रही थी, वो सब खतरे में पड़ती हुई नजर आती हैं। ताजा मामला दिल्ली का है जिसकी वजह से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि क्यों इस तरह के आयोजनों को गंभीरता से नहीं लिया गया, क्यों इस तरह के आयोजन की अनुमति दी गई, किस स्तर पर यह गलती हुई। क्या पुलिस प्रशासन को मालूम था? अगर मालूम था तो क्या कार्रवाई की गई? अगर नहीं मालूम था तो क्यों उनकी जानकारी में इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे और उनकी जानकारी में यह नहीं था? ये तब है जबकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग गंभीरता से इस पूरे मामले में सहयोग कर रहे हैं, सरकार का खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन यह भावना कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से इस भावना को खतरा पड़ता हुआ नजर आता है। जो लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं वो भी कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से खतरे में पड़ते हुए नजर आते हैं।
तो सरकार की अपील यही है कि अभी भी खतरा इतना भयानक हो जाए कि हमसे संभले ना संभले, उससे पहले जरूरी है कि अगर कोई लापरवाही कर रहा है, पुलिस को, प्रशासन को इसकी जानकारी दें, खुद लापरवाही ना करें, कोई आंकड़ा गलत ना दें, गलत जानकारी ना दें। सरकार आपसे सिर्फ सहयोग मांगती है ताकि देश सुरक्षित रहे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।